हाय फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर सत्यम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो केमिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था जो कि आप लोग देख चुके हैं। तो उसके आगे का ये सेकेंड पार्ट है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे इससे इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाने को नहीं मिलेंगे। तो केयरफुली आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से सुनिए। और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको पढ़ाया था, पहले आणविकता पढ़ाई थी और उस कोटि पढ़ाई थी, उसके बारे में सब लिखाया था। आणविकता कोटि में अंतर बता दिए थे। तो अभी आपको बताते हैं इसके आगे क्या होता है। प्रथम और जो कोटि के हिसाब से अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि, ये सब मैंने लिखाया था आपको फर्स्ट पार्ट में, जो कि वीडियो में है। अभी इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उस अणु को जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन, यानी सुक्रोज क्या है, C12H22O11, इसका जल अपघटन कराने पर C6H12O6 C6H12O6 मिलता है। उसी प्रकार क्या है, अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, यानी अम्ल रहा, इसकी जल की उपस्थिति में इसका क्या कराने पर, जल अपघटन कराने पर क्या मिलता है, CH3 COOH C2H5OH। फिर है अमोनिया नाइट्रस का जल अपघटन, अमोनियम नाइट्रस का जल अपघटन, तो NH4NO2, तो गिब्स मिलेगा क्या, N2 + 2H2O। फिर है H2 और O2 का जल अपघटन, तो H2O2 का जल अपघटन कराएंगे 2H2O2 प्लस प्लेटिनम की उपस्थिति में करा रहे, इसलिए यहाँ पर Pt, तो 2H2 और प्लस क्या मिलेगा, O2। इसके गुण क्या होते हैं, तो प्रथम गुण क्या है, पहला गुण क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ निम्न समीकरण का पालन करती हैं। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं वो एक समीकरण का पालन करती है। वो समीकरण क्या है, K = 2.303/T log 10 बेस A/A-X। दूसरा पॉइंट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसके पूर्ण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना कर देने पर अमोनिया का वेग n गुना तक बढ़ जाता है। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसको अगर n गुना कर दें तो अभिक्रिया का वेग है वो भी n गुना तक बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के एक स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड होता है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके एक स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड होता है तथा वेग का जो मात्रक होता है वो मोल लीटर सेकेंड हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। फिर है शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई थी। अब शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें कोई अभिकारक अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता। यानी कि कोई भी अभिकारक अणु जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है जो वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें कोई अभिकारक अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती थी, उसमें निर्धारित करता था और इसमें नहीं करता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 किसकी उपस्थिति में, HNu बराबर क्या मिलेगा, HCl। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 2H है 2Cl, तो यह हो जाएगा 2HCl। और H2Br2, तो ये हो जाएगा 2HBr। गुण क्या है, इनके गुण देख लेंगे हम लोग। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया का वेग कैसा रहता है, सदैव स्थिर रहता है। दूसरा है, इस अभिक्रिया में
अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये जो अभिक्रिया होती है इसमें इसकी जो अभिक्रिया के वेग होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, ना कि अधूरी संख्या नहीं होगी, हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, पॉइंट में नहीं होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। चौथा पॉइंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक और वेग का मात्रक एक ही होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक एक ही होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में इंटर में इसके एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, यदि कोई पदार्थ A कैपिटल A पदार्थ B कैपिटल B में परिवर्तित हो रहा है, यदि समय स्मॉल t पर पदार्थ कैपिटल A की प्रारंभिक मात्रा स्मॉल a हो और समय स्मॉल t पर उसमें से n ग्राम स्मॉल n ग्राम मात्रा का वियोजन हो जाए, तब पदार्थ कैपिटल A की शेष बची मात्रा A माइनस x होगी। तब अभिक्रिया की दर क्या होगी? समानुपाती किसके होगी? A माइनस x के, या डेल्टा x अपॉन डी टी समानुपाती किसके? A माइनस x, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dx अपॉन डी टी बराबर k और ब्रैकेट में A माइनस x, जहाँ k एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया नियतांक कहते हैं। इसका मान निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर ताप पर स्थिर होता है तथा इसका मात्रक सेकेंड भी होता है। ताप बढ़ने पर इसका मान सदैव बढ़ जाता है। तो dx अपॉन A माइनस x बराबर k dt, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो समीकरण लिख लेंगे पहले k बराबर 2.303 अपॉन टी और log a अपॉन log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। यदि t बराबर t हाफ तथा a माइनस एक्स बराबर a अपॉन 2, तब k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ और log 10 बेस a अपॉन 2। k बराबर 2.303 अपॉन t की पावर हाफ इंटू 0.3010। उपरोक्त समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। k बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। अब क्या है, अगली हेडिंग है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, यानी जो एक समय होता है उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, ये हो गया इसका फार्मूला है, यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अगला है कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण क्या हो सकते हैं। समय का प्रभाव हो सकता है, सांद्रता का प्रभाव, ताप का प्रभाव या उत्प्रेरक का प्रभाव भी हो सकता है। समय का प्रभाव कैसे? समय की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। और सांद्रता का प्रभाव क्या होता है? निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी निश्चित ताप पर अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो उसकी दर भी बढ़ जाती है। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी जो भी उत्प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगली बार इसके आगे का पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, दूंगा। इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इंटर में हैं और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आपके टच में हों, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं साथ में, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे मैं समझाता हूँ, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबके लिए बाय। आप लोग पढ़ाई कीजिए, बी केयरफुल।